बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि इस बार किसी को भी बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। इसलिए 18 जनवरी को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों को खोलने का फैसला बरकरार रखा है। यकम से 8वीं तक तदरीस के अमल में 1 हफ्ते की तौसी की गई है। अब यकम ta 8वीं तक तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया है, जबकि जामियात और दीगर तालीमी इदारे भी 1 फरवरी से ही खुलेंगे। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी, उसका फ़ैसला किया गया कि उसको 1 हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था, वो भी 1 फरवरी को खुले। और अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 45 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 10,863 हो गई। मजीद 2417 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 5.98% रही। कराची में मस्बत कोरोना केसेस की बुलंद तरीन शरह 15.97% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुहल्लिक वायरस से मजीद 45 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 10,863 हो गई। 24 घंटे में 40,359 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,417 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 5.98% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,169 हो गई। 2,294 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,31,953, पंजाब में 1,47,953 और खैबर पख्तूनख्वा में 62,719 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 18,515, इस्लामाबाद 39,749, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882 और आज़ाद कश्मीर में 8,567 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। सलीम मांडवी वाला एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि नैब किसी भी अकाउंट में घुस जाता है, किसी का अकाउंट महफूज नहीं। ये निज़ाम मुल्क के लिए खतरा बन चुका है। चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, सेनेट में आकर बताएं। हुकूमत को नैब का एहतसाब करने में मसला है। जब तक नैब वाले असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे ये जद्दोजहद चलती रहेगी, चाहे वो मुझ पर कितने भी मुकदमे बनाएं। नैब से मुताल्लिक़ कानून साजी होनी चाहिए। का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है। नैब जिस चाहे अकाउंट में घुस जाती है। स्टेट बैंक हमारा हॉस्टेज है। ये नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। दिस इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसा इशू है कि पूरे मुल्क को थ्रेट कर रहा है। नैब के इफेक्टीज हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। कुछ यहाँ लोगों का ख्याल था कि आपने जो मीटिंग कॉल की कोई मैं डील करना चाह रहा हूँ। भी विटनेस हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने कोई डील की बात की हो। डील हम और आप कर ही नहीं सकते जी। मैं नैब कहते हैं जी मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ। कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उनको ये कर रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो आए हमें बताएं। जी बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को नैब का एहतसाब करने में क्या ऑब्जेक्शन है। जिद्दोजहद चलती रहेगी जब तक नैब वाले आके अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बाबर अवान का कहना है जब से नैब कानून बना किसी ने इस्लाहात की कोशिश नहीं की। हम कानूनी इस्लाहात और इदारजाती इस्लाहात के लिए तैयार हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं, आए फैसला करें कि अब कोई कानून से बालतर नहीं होगा। किसी मफरूर को जाने नहीं देंगे। आज अगर इदारे फाल हैं इसलिए कि किसी जगह पर NRO नहीं दिया जाएगा।
ऑर्डिनेंस एक हाउस की कमेटी को यहाँ गया, तड़पता रहा कि मुझ पे नजरे करम करो, मर गया वो ऑर्डिनेंस, लेकिन उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया कि हम लॉ रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स और पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। उस फॉरबिडन सिटी में जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इदारे फाल है तो उनको मालूम है कि किसी जगह के ऊपर कोई एनआरओ नहीं ऑफर किया जाएगा। फॉर्मर जज और हेड उसको हटा के अपनी पार्टी के सिटिंग सेनेटर को कहा गया, जाओ साहब का तुम एहतसाब करो, और वो फिर बीबी से आगे और उनके खानदान से आगे एहतसाब नहीं बढ़ सका। बेलाग एहतसाब पे कोई एतराज नहीं है। कौन लोग थे जो कहते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब होता है, और सब अपनी बारी आती है तो फिर स्टैंडर्ड्स डबल हो जाते हैं। के लिए लेजिस्लेशन किसने करनी है, किस तरफ हम देख रहे हैं, किसके इंतजार में है? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ब्रॉडशीट केस के बाद नैब को बंद करके आवाम को मुसीबत से निजात दिलाई जाए। 20 साल में 10 अरब खर्च किए गए, लेकिन नवाज शरीफ के एक पैसे के एहसास से नहीं मिले। चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है, हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में 6.5 साल में इंसाफ नहीं मिला। रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर से पैसे इमरान खान और PTI के अकाउंट में गए। केस में हकाइक सामने आए हैं, उसके बाद नैब के इदारे बंद करके अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए। 10 अरब रुपया खर्च किया, 20 साल लगाए, एक पैसे के असासे मियां नवाज शरीफ की आपको नहीं मिल सके। चेयरमैन नैब जो है मजलूम आदमी है, ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। रेफरेंस 100 फाइल कर लें, रेफरेंस की कोई हकीकत नहीं है। 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल सका, पैसे बाहर से आए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में गए हैं, PTI के अकाउंट में गए हैं। एक तरफा दोहरा जो इंसाफ का निज़ाम है कभी कामयाब नहीं है। पाकिस्तानी वकला की जानिब से ब्रॉडशीट के इल्जामात पर जवाब। ब्रॉडशीट ने अपने खत में क्या कहा, जफर अली कौन था, किसके कहने पर मुज़ाकरात कर रहा था, पाकिस्तान के वकला ने ब्रॉडशीट को क्या जवाब दिया। प्रोग्राम पावर प्ले में सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने दोनों के खत दिखाकर बता दिया। सफात का ये खत है जो कि क्रोवेल एंड मोरिंग LLP है, जो कि ब्रॉडशीट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक किरदार का जिक्र किया गया है जो कि जफर अली साहब हैं, क्वींस काउंसिल लंदन में। ये ब्रॉडशीट के वकील लिख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के वकील को कि आपका जो क्लाइंट है उसने किकबैक्स मांगे, कमीशन मांगे ब्रॉडशीट से, यानी सऊदी अरब से $1 अरब ट्रांसफर हुए और मिस्टर मुसावी के पास ये इंफॉर्मेशन है। और फिर इसमें हवाला दिया जाता है कि जी 16 अगस्त को मुलाकातें होती हैं और फिर एक और मीटिंग होती है मुसावी की और मिस्टर अली की, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब दैट ही हैड डिस्कस्ड द मैटर विद अटॉर्नी जनरल, द लॉ मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नाज़रीन ओथ किस तारीख को लिया, ओथ ऑफ ऑफिस गालिबन अगर मुझे सही तरह याद पड़ता है 18 अगस्त को, और ये 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं कि जनाब ये सब उनके बिहाफ पे काम करना शुरू हो रहे हैं। तो फिर ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग थे वो ये शक कर रहे थे जफर अली पे भी और मुसावी साहब पे भी कि ये हैं कौन, और ये ब्रॉडशीट क्या फंड कर रहा है जरदारी एंड भुट्टो फैमिली, क्या ब्रॉडशीट के पीछे आसिफ अली जरदारी और भुट्टो फैमिली है। पाकिस्तान के वकील थे जो पाकिस्तान के बिहाफ पे इन्होंने जवाब दिया स्वाट न्यू बर्जर को, और इनको कहा कि जनाब मैंने अपने क्लाइंट से बातचीत की है, ना मुल्क के वजीर आजम ने, ना अटॉर्नी जनरल ने, ना नैब ने मिस्टर मुसावी के साथ अक्टूबर 2018 में कोई मीटिंग्स की या किसी को ऑथराइज किया। हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, नैब और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के इदारे, उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इतलात नहीं है। जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, एलिगेशंस को बाकायदा तौर पर रद्द करते हैं। पाकिस्तान अपने तमाम हकूक महफूज करता है कि इस हवाले से जो ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए जा रहे हैं, इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करना पड़ी तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक तो आप डार साहब का जो जिक्र करिए, कौन से डार हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में 2 डार साहब के नामी अशखास इन्वॉल्व थे, और जिस किसी ने ये आपको ऑफर दी है ब्राइब्स की, किकबैक्स की, कमीशंस की, या मांगा है, कब, कहां, किस वक्त, किस जगह पे किसने मांगी है, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाए।
کیا براڈ شیٹ کمپنی کے اصل مالک ابھی نظروں سے اوجھل ہیں؟ پہلے براڈ شیٹ کی جانب سے جیری جیمز نامی شخص 1.5 ملین ڈالر وصول کیے۔ براڈ شیٹ کے مطابق جیری جیمز کا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی حکومت نے جعلی شخص کو رقم دے دی۔ لندن کی عدالت میں فیصلہ کیا کہ براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، اور کیا پاکستان غضنفر علی اور طارق فواد جیسے کرداروں کی تحقیقات کرائے گا؟ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اور براڈ شیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق براڈ شیٹ جو بھی رقم ریکور کرے گی اس میں 20% کی حصے دار ہوگی۔ کمپنی معاہدے سے صرف 1 ماہ پہلے یعنی مئی 2000 میں رجسٹر کی گئی تھی۔ 28 اکتوبر 2003 کو حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ 2005 میں ہی براڈ شیٹ نامی یہ کمپنی لیکویڈیشن میں چلی گئی۔ 2008 میں سیٹلمنٹ کر لی گئی اور جیری جیمز نامی ایک شخص جس کو کہ چیئرمین آف بورڈ بتایا گیا تھا، اس کو 1.5 ملین ڈالر کی ادائیگی کر دی گئی۔ اپنی جگہ لاہور کے رہائشی طارق فواد ملک کو 1.5 ملین ڈالر وصول کرنے کے لیے نمائندہ مقرر کر دیا کہ یہ رقم طارق فواد ملک وصول کرے گا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 1.5 ملین ڈالر کی خطیر رقم طارق فواد ملک کے حوالے کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ معلوم ہوا کہ جیری جیمز نامی جو شخص پاکستان سے 1.5 ملین ڈالر لے گیا وہ تو اصل میں براڈ شیٹ کا نمائندہ ہی نہیں تھا۔ 28 سپتمبر 2010 کو ایک بار پھر براڈ شیٹ نے لکھا کہ ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، اس لیے اب ہم آربیٹریشن میں جا رہے ہیں۔ جیری جیمز جو کہ مبینہ طور پر پاکستان سے 1.5 ملین ڈالر لے اڑا تھا، اس نے 2011 میں پیرس کے ہوٹل کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اور 2011 میں ہی ڈاکٹر ولیم پیپر نے عدالت میں بیان حلفی جمع کروایا کہ اصل مالک وہ ہیں، اور حکومت پاکستان نے ایک جعلی شخص سے ڈیل کی۔ عدالت نے ڈاکٹر پیپر کے موقف کو درست تسلیم کیا۔ کیا پاکستان نے اس کیس میں 1.5 ملین ڈالر ایک جعلی شخص کو ادا کیے، اور اب براڈ شیٹ کو 29 ملین ڈالر پھر ادا کیے، اور حاصل کیا کیا؟ وزیر اعظم نے براڈ شیٹ کے معاملے پر ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ پر صادق علی اور طارق فواد ملک کون ہیں اور اس کمپنی کی لابی کیوں کر رہے تھے؟ کیا یہ کمپنی کسی ڈاکٹر پیپر یا جیری جیمز یا موسوی کی ہے، یا یہ سب صرف اور صرف فرنٹ مین تھے اور اصل مالک آج بھی نظروں سے اوجھل ہیں؟ الیکشن کمیشن نے نون لیگ پیپلز پارٹی کو 18 جنوری کو پارٹی فنڈنگ کیس میں طلب کر لیا۔ نون لیگ کو 18 جنوری کو دوپہر 12 بجے اسکروٹنی کمیٹی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو دوپہر 2 بجے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ فاروق حبیب نے نون لیگ پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم کر دیں، حکومت کو 10 سال دینے کے لیے تیار ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کھلا تو سب سامنے آ جائے گا۔ 1 ارب ڈالر کہاں سے آئے بتایا جائے۔ ان ہاؤس تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، نہ یہ آ سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کو جمہوریت کی طرح نہیں چلایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کو ختم کرو، جیسے آپ کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم 10 سال دینے کے لیے تیار ہیں۔ قیمتیں 2013 تک لے آؤ۔ وعدہ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاؤں گا۔ جب وہ نوٹس لیتا ہے تو اسی دن قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا دینے کے بجائے 1 کروڑ لوگوں کو نکال رہے ہیں، گھر دے نہیں ہے، مسمار ہو رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کو اوپن کرو۔ فارن فنڈنگ اوپن ہوتی ہے، سارے پردے کھل جاتے ہیں کہ ڈونر کون ہے، کون لے کے آیا ہے۔ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ 1 ارب ڈالر بینک میں پڑا ہوا ہے، کس کا ہے؟ کل سے میں ان کو کنفیوز دیکھ رہا ہوں۔ اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ان ہاؤس تبدیل کرو نہ کرو یہ میٹر نہیں کرتا۔ 14 ووٹ کا مسئلہ ادھر، ان ہاؤس تبدیلی کیسے آئے گی؟ حقیقت کو تسلیم کرو، صرف اس لیے کہ جمہوریت کو جمہوریت کے طریقے سے چلایا نہیں جاتا۔ وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ امن و امان سے متعلق اجلاس سمیت مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم شیخ پورہ تا گجراوالا 2 رویہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور صنعتوں کے لیے انسپیکٹر لیس رجیم کا اعلان کریں گے۔ وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی، جس میں وزیراعظم کو صوبے کے انتظامی اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی اور وزراء کی کارکردگی سے
आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को वाल्टन एयरपोर्ट मेगा प्रोजेक्ट पर ब्रीफ किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को अपने इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात को सहारा दिया है। बेसहारा कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद हमारा फ़र्ज़ है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। पनाहगाहों और लंगर खानों का दायराकार मज़ीद बढ़ा रहे हैं। साबिक़ अदवार में कमज़ोर तबकों को जानबूझकर कमज़ोर रखा गया। तेज़ाब से मुतासर अफराद का पहली बार सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज कराया जा रहा है। सूबाई हुकूमत की तरफ से लाहौर की सफाई के लिए दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। काम कहां तक पहुंचा है और क्या आज वाकई लाहौर साफ हो जाएगा, ये बता रहे हैं नजीर भट्टी। जी, लाहौर में आज भी कचरा जो है वो पड़ा हुआ है और गलियों मोहल्लों में जो है वो कचरा मौजूद है। आज डेडलाइन है जो कि कहा गया था बैकलॉग 10 दिसंबर से जो मसला बना हुआ था उसके बाद से जो बैकलॉग है उसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दावा है कि वो दिन रात जो है वो करके अपनी मशीनरी लगा के इसको जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़क के ऊपर जो है वो गलियों में ये मसला जो है वो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद बुखारी, जोनल ऑफिसर हैं LWMC के, उनसे जो है वो जानते हैं। हमने जो है ना इसी तरह रूटीन से मशीनरी से इकट्ठा करके हमारा एक कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है हर जोन में, तो वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। पहले हम इस इलाके को साफ़ करेंगे, वहाँ हमने हैवी मशीनरी डिप्यूट की हुई है, वो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करेगी वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में। तो डेडलाइन ख़त्म हो गई है, जो बैकलॉग था हमने ख़त्म कर दिया है। ये जितना आबादी थी जो वार्ड यूसिस में ना जितना भी कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ये कूड़ा हम इकट्ठा करके तो वहाँ कलेक्शन पॉइंट फेंक रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जितना इस वक्त कूड़ा पड़ा हुआ है आज मुमकिन नहीं है और 70% जो है ये मुकम्मल कर सकेंगे, लेकिन 30% कूड़ा अभी भी सड़कों पर जो है वो मौजूद रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जो पैदा हो रहा है वो इसके अलावा है। जी, नया पाकिस्तान जितना नया रहा और जितनी तब्दीली आई सब ने देखी। नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा किसी ने सोचा भी ना था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि 2 साल में मेहनत करके पंजाब को कचरा कुंडी बना दिया। करोड़ों में जो सफाई कर सकते हैं वो करके दिखा दें। पाकिस्तान जितना नया रहा और जितनी तब्दीली उसके अंदर आई वो पाकिस्तान की आवाम ने देखी। नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा ये किसी को ना पता था और ना कोई सोच सकता था। 2 साल से बड़ी मेहनत करके इन्होंने लाहौर को कचरा कुंडी बनाया है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप वो करोड़ों में जो आप सफाई कर सकते हैं वो फिर कर देना, करके दिखा दें वो कैसे होती है। आपने चलता हुआ पंजाब, आपने उसको कूड़ादान और जो है वो कचरा कुंडी बना। पाकिस्तान के तारीख में एनर्जी सेक्टर में ऐसा बहरान जंग के अलावा नहीं देखा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेर रहमान कहती हैं नेपरा की तकर्रियां विफाकी हुकूमत करती है, हम इस इंक्वायरी को मुस्तरद करते हैं। मुशरान की पूरी फौज पर अपोजिशन हावी है। पावर सेक्टर का ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है सिवाय जंग के दौरान पाकिस्तान की तारीख में हमने इस तरह का बहरान नहीं देखा। इंक्वायरी बिठा दी गई है। नेपरा के तहत जो भी इंक्वायरी होगी हम रिजेक्ट करते हैं। नेपरा के अपॉइंटमेंट्स वफाकी हुकूमत करती है। अपने आप पर किस तरह इस रेगुलेटर से कह रही है कि आप हम पर क्लिक करें। अभी आपने जनवरी में जो हंगामी टेंडर करके 44% महंगा रेट लिया है, एक हेरा फेरी अदाद शुमार की आपने एडहॉक लोग लगाए हुए, आपने दोस्तों को नवाजा हुआ है। कौन इस मुजरिमाना गफलत का जवाब देगा? सारे काम हर साल किए जाते हैं वजारतों से, लेकिन अगर वो वजारतें इतनी मसरूफ हों, उनके असाब पे अपोजिशन सवार हो, काम भूल गए अपना। इन्होंने नहीं टाइम पे ऑर्डर किया जी। 14 हमारे कार्गोज आ गए, 14 की तो कैपेसिटी नहीं है, 12 कार्गो ही आप ला सकते हैं। कौन सा सच और कौन सा झूठ? आप समझते हैं गवर्नेंस कोई खेल है? वफाकी वजीर बराए बिजली उमर अयूब ने कहा है कि 11:57 पर 1 सेकंड के अंदर अंदर ब्लैकआउट हुआ था। गुद्दू पावर प्लांट में काम हो रहा था। अभी तक इब्तदाई तहकीकात में इंसानी गफलत सामने आई है। हतमी रिपोर्ट चंद रोज में आ जाएगी। जिस वक्त ये ब्लैकआउट हुआ 11:57 रात को, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन हमें हुई वो ये पता चला कि गुद्दू के स्विच यार्ड में ये इशू पैदा हुआ। वहाँ पे परमिट लिया गया था काम करने के लिए 2,20,000 वोल्ट की लाइन पे, गैस टरबाइन की बिल्कुल साथ उसकी ब्रेकर पे ये काम हो रहा था। यहाँ पे ह्यूमन एरर जो इस वक्त तक हतमी अभी तक नहीं, क्योंकि हतमी अभी हमें
رزلٹس جو ہیں وہ 3-4 کمیٹیاں، آج نیپرا نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، 3 کمیٹیز ہمارے مختلف ادارے جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے ملکوں میں تقریباً 3 دن لگتے ہیں یہ بلیک آؤٹ ایونٹس پہ. ہم نے الحمدللہ گھنٹوں میں اس کو، پہلا شہر ہم نے تقریباً 2-2.5 گھنٹوں میں ہم نے انرجائز کر دیا تھا. وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.